मुझे डर है कि भेड़ के बाड़े में मौजूद मादा पहाड़ी बकरी ने एक मेमना जन्म दिया। अंतिम संस्कार में आया। चेन अंधा बोला कि जन्म और मृत्यु का एक साथ टकराना बहुत बड़ा अपशगुन है। मेमने को मार देने से ही अनहोनी टल सकती है। मुझे गुस्सा आया और मैंने कहा, चेन अंधे, तुम बकवास मत करो। तुम्हें पता है एक भेड़ की कीमत कितनी होती है? मुझे लगता है तुम बस मटन खाने के लालच में आए हो, मुफ्त में मांस खाना चाहते हो, निकलो यहाँ से। ये कहकर मैंने चेन अंधे को भगा दिया। बूढ़े, आपने उसे गलत किया, वह मदद के लिए आया था। कैसी मदद थी? मुंह से सिर्फ उलटी सीधी बातें। वह बस खाने पीने के लिए बहाना ढूंढ रहा था। मेरी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि मेरा छोटा चाचा पश्चिम वाले कमरे से घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया और बोला, पिताजी अनर्थ हो गया। दादा का मुंह खुल गया है। पिताजी ने चाचा के पैर पर लात मारी और बोले, घबराता क्यों है? मरे हुए आदमी का मुंह खुला ही रहता है। नहीं पिताजी, आप अंदर चलकर देखो। दादा का मुंह इतना खुला है कि उसमें पूरा मुक्का जा सकता है। यह सुनकर गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आंखों में डर था, ऐसी बात दोबारा कही तो टांग तोड़ दूंगा। जब हम पश्चिम वाले कमरे में पहुंचे तो परदादा मिट्टी के चूल्हे पर सीधे लेटे थे। चेहरा काला पड़ चुका था, आंखें बंद थी, मुंह बहुत ज्यादा खुला हुआ था, जैसे किसी को निगल जाएगा। झूंझी, देखो तुमने क्या कर दिया। मैंने कहा था यहीं पहरा देना, तुमने ठीक से ध्यान क्यों नहीं रखा? तुम्हारे दादा का मुंह आखिर खुला कैसे? मैंने देखा था दादा के जूते नहीं पहने थे, इसलिए पहनाने गया। जूते पहनाकर जैसे ही ऊपर देखा तो मुंह खुल चुका था। बेकार लड़का, तुझ पर पाला पोसा बेकार गया। अपने दादा की लाश तक ठीक से नहीं देख सका, मैं तुझे मार डालूंगा। पिताजी हाथ उठाने ही वाले थे कि दाहुआ कियान ने रोक लिया। तभी गांव के इज्जतदार बुजुर्ग चेन लियू ये बोले, हुई जी, तुम्हारे पिता का मुंह बंद नहीं हो रहा क्योंकि वह कुछ कहना चाहते हैं। छठे बाबा, वह क्या कहना चाहते होंगे? मैंने पूरी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा। क्या उनकी कोई अधूरी इच्छा थी? वह खाते पीते सब ठीक थे, कोई चाहत नहीं थी। फिर वह क्या कहना चाहते हैं? ध्यान से सोचो। पिता घबरा गए और परदादा की तरफ अजीब नजर से देखने लगे। कुछ महीने पहले पिताजी शराब पीना चाहते थे, लेकिन तबीयत खराब थी इसलिए मना कर दिया था। बाद में उन्होंने दोबारा नहीं कहा, जल्दी जाओ शराब ले आओ। छोटा पानी भैंसा दौड़कर भंडार से शराब की बोतल ले आया। कमरे में अजीब बदबू फैल चुकी थी। पास से देखने पर परदादा की गर्दन पर गीले काले धब्बे उगाए थे। पिताजी, आपकी पसंद की शराब ले आया हूँ, पी लीजिए और मुंह बंद कर लीजिए, शांति से चले जाइए। यह कहकर मैंने शराब उनके मुंह में उड़ेल दी। हुई जी, सुबह तक देख लेना, अगर सब ठीक हो गया तो अंतिम संस्कार कर देना। सब लोग दिन भर थक गए हैं, आंगन में खाना खा लो। झूंझी, तुम यहीं अपने दादा के पास रहना, मैं नहीं रुकूंगा, मुझे डर लगता है। ये सुनकर दादा गुस्से से पैर पटकने लगे और बोले, निकल यहाँ से, मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। छोटा पानी भैंसा, मैं आंगन में सबके साथ खाना खाने जा रहा हूँ, तू बस यहीं बैठा रहना, डरो मत, थोड़ी देर में तेरी दादी खाना भेज देगी। दादा, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं रुकना चाहता। तुम लोग कितने नालायक हो, अपने बुजुर्ग की लाश तक नहीं संभाल सकते। इसी वजह से तुम्हारे परदादा का मुंह बंद नहीं हो रहा। ठीक से यहीं बैठो। उनके गुस्से के आगे मुझे मानना पड़ा। सबके जाने के बाद कमरे में बस मैं और परदादा रह गए। उनका मुंह खुला था, पीले नुकीले दांत बाहर दिख रहे थे। मैं डर के मारे दीवार से सट गया। तभी आंगन से मेमने के मिमियाने की आवाज आई। मैं घबरा गया और अनजाने में परदादा की तरफ देखा। न जाने कब उनकी आंखें खुल गई थी और उनकी आंखें बिल्कुल पहाड़ी बकरी जैसी थी। मेरी खोपड़ी सुन्न हो गई और मैं गिरता पड़ता आंगन की तरफ भागा। मुझे भागते देख दादा गुस्सा हो गए। छोटा पानी भैंसा, तुझे यहीं पहरा देने को कहा था, तू बाहर क्यों आया? दादा, परदादा ने आंखें खोल ली हैं, उनकी आंखें बकरी जैसी लाल हैं। मेरी बात सुनते ही पूरा आंगन खामोश हो गया। सब मुझे घूरने लगे। झूठ मत बोल, तू बस अंदर रुकना नहीं चाहता। मैं अभी जाकर देखता हूँ, अगर आंखें नहीं खुली होंगी तो तुझे जान से मार दूंगा। सब लोग अंदर चले गए। तभी मुझे फिर किसी की नजर अपने ऊपर महसूस हुई। मैंने मुड़कर देखा तो मेमना मुझे घूर रहा था। उसकी नजर अजीब थी, जैसे वह मुझे समझ रहा हो। मैंने हाथ बढ़ाकर कहा, छोटा मेमना इधर आ जा। वह हिला तक नहीं, वह जैसे सोच सकता था। तभी दादा गुस्से में बाहर निकले और बोले, छोटा पानी भैंसा, देखता हूँ तुझे। दादा, उस वक्त मेमने की चीख गूंज उठी। आवाज बहुत डरावनी थी। उसी पल कमरे के अंदर जोर की आवाज आई, जैसे कुछ गिर पड़ा हो। दादा चिल्लाए, अंदर क्या हुआ? पश्चिम वाले कमरे से एक आदमी घबराया हुआ निकला और बोला, बूढ़े बाबू, दादा पलंग से नीचे गिर गए हैं, तुम लोग मुझे परेशान करते हो, सब नालायक हो। यह कहकर दादा दौड़ते हुए अंदर गए और दादा जमीन पर औंधे पड़े थे। क्या हुआ? वो नीचे कैसे गिरे? मैं मेमने की तरफ देखने गया था। तभी आवाज आई और मुड़कर देखा तो दादा गिर चुके थे। ये नामुमकिन है, कोई उन्हें छुआ तक नहीं। गांव वाले डर से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्या यह लाश के उठ खड़े होने का मामला है? बकवास मत करो, उनकी मौत प्राकृतिक है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यह बहुत अजीब है, किसी को बुला लेना चाहिए। इसमें क्या अजीब है? तुम लोगों ने ही उन्हें नाराज किया है। पिताजी, आप शांति से जाइए, घर की चिंता मत कीजिए। इतना कहते ही आंगन से फिर मेमने की आवाज आई। सबने उधर देखा। मेमना दो पैरों पर खड़ा हो गया था। उसकी चाल अजीब थी। चेन लियू ये बोले, बकरी अगर खड़ी होकर चले तो वह दानव बन जाती है। इतना कहते ही परदादा का हाथ हिला, गले से अजीब आवाज निकली। अगले ही पल उनका शरीर ऐंठने लगा। दरवाजा बंद करो। वह सबको घूरते हुए खड़े थे, मुंह फाड़े खाली आंखों से। सब डर के मारे जड़ हो गए। दादा हिम्मत करके बोले, पिताजी आप क्या चाहते हैं? परदादा ने कठोर आवाज में कहा, मेमने को मार दो। दादा का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, मारूंगा, अभी मारूंगा। मैं कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ा। मेमना बाड़े में खड़ा मुझे ही देख रहा था। वह भागा नहीं, जैसे खुद मरने का इंतजार कर रहा हो। कोई जी, यह मेमना नहीं मार सकते। क्यों नहीं? मैंने बचपन में सुना था, मरे हुए इंसान की नाराजगी किसी जानवर से जुड़ जाए तो उसे मारने पर वह इंसान में चली जाती है। अगर मेमना मारा तो आत्मा किसी आदमी में घुस जाएगी, तब और मुश्किल हो जाएगी। मैं डर गया। तभी मेमना धीरे धीरे बाहर आया और चेन लियू ये को घूरने लगा। फिर उसके मुंह से भयानक आवाज निकली। आवाज के साथ ही परदादा फिर बोल पड़े। उनका चेहरा राख जैसा हो गया, जो कि कमर के साथ वह बाहर निकल आए और बोले, मेमने को मार दो। कुछ युवक भागने लगे, लेकिन चेन लियू ये चिल्लाए, कोई नहीं जाएगा, सब इकट्ठे रहो, तभी यह चीज हमला नहीं करेगी। परदादा फिर अजीब आवाज निकालने लगे। चेहरा इंसान जैसा भी नहीं रहा। जल्दी मारो, मेमने को मारो, तभी अनहोनी टलेगी। कोई जी, मेरे पिता झूठ नहीं बोल सकते। चेन अंधा भी यही कह गया था। चेन लियू ये बोले, ये बातें तुम्हारे पिता की नहीं है, ये सब मेमना बोल रहा है। देखो, जब भी मेमना मुंह खोलता है तुम्हारे पिता बोल पड़ते हैं। अब वह सिर्फ चलता फिरता शरीर है, उसे मेमना चला रहा है। जल्दी शव को जला दो। छठे बाबा, ये पिता का अपमान होगा, उन्हें जलाया नहीं जाता, यही आखिरी रास्ता है। तभी मेमने की चीख गूंजी। चेन लियू ये घबरा गए और बोले, जल्दी मेमने का मुंह बांधो। कुछ जवानों ने पकड़कर उसका मुंह बांध दिया। अचानक परदादा की आंख हिली और वह भीड़ पर झपट पड़े। तुरंत आग लगाओ। आंगन में केरोसिन डाल दिया गया। दादा रोते हुए बोले, पिताजी मुझे माफ कर देना। आग लगते ही परदादा गिर पड़े। जली हुई बदबू फैल गई। पूरी रात आग जलती रही। सुबह तक सिर्फ हड्डियां बची। हमने उन्हें कलश में रखा। मैंने पूछा, मेमने का क्या होगा? उसे जिंदा रखो, उसे मारना नहीं। जब वह बूढ़ा होकर मरेगा तब आत्मा भी खत्म हो जाएगी। चेन अंधा इस सब का जिम्मेदार है, मैं उससे हिसाब करूंगा। पहले अंतिम संस्कार कर लो। मैं हड्डियां लेकर पहाड़ी की तरफ चला। गांव वाले साथ थे। आंगन में सिर्फ मैं और दादी रह गए। छोटा पानी भैंसा, मेमने से दूर रहना कहकर दादी रसोई में चली गई। मैं अकेला खेल रहा था। मेमना मिमियाया। मैंने देखा वह मुझे घूर रहा था। तभी दरवाजे पर गाड़ी रुकी। एक आदमी और औरत बच्चे के साथ उतरे। मैंने चिल्लाकर कहा, कोई आया है? वे अंदर आ गए। मैंने ध्यान से देखा, वह मेरे दूसरे चाचा थे। दादी उन्हें देखकर बोली, अब लौटने की याद आई। वह शहर में मजदूरी करते थे, कई साल से नहीं आए थे। माँ, मैं अब ठीक कमाता हूँ, शादी भी कर ली है और बेटा भी है। औरत मुस्कुराकर बोली, माँ, मेरा नाम शिवइंग है, यह आपका पोता फूलाई है। फूलाई मोटा तगड़ा लड़का था। उसने मुझे देखा भी नहीं और सीधे मेमने के पास गया। उसने ऊन पकड़ी तो मेमने ने उसे काट लिया। खून निकल आया और वह रोने लगा। चाची ने गुस्से से कहा, खड़े क्या हो, पट्टी लाओ। मैंने पहले ही कहा था यहाँ मत आओ।
बताओ ये जगह मनहूस है। चाचा बोले बस कांटा है, कुछ नहीं होगा। फूल आई रोते हुए बोला माँ मुझे मेमने का मांस खाना है। मेमना जैसे समझ गया और उसे घूरने लगा। नहीं ये मेमना नहीं मरेगा, ये अशुभ है। चाची हंसी और बोली मैंने पहली बार सुना है कि भेड़ में इंसान की आत्मा होती है, आज मैं इसे काट कर ही रहूंगी। वह मेमने की तरफ बढ़ी, तभी मेमना धीरे से दो पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी आंखें बिल्कुल परदादा जैसी दिखने लगी।